लेक्चर 4 में हम बात कर रहे थे, जो हमने बातें की थी वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की थी और उसके बाद में हम ओम्स लॉ पर चर्चा कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में अभी हमारा लेक्चर 4 में ओम्स लॉ फिनिश नहीं हुआ था, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ की हम बात किए थे। जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था और उन्होंने इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया। एक मेटेलिक वायर यानी कंडक्टर लिया, कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे एंड को एमीटर, रियोस्टेट और की से होते हुए बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा और इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ दिया। एमीटर को उन्होंने सीरीज में जोड़ा। एमीटर को किस लिए जोड़ा? करंट मेजर करने के लिए, और वोल्टमीटर को जोड़ा उन्होंने वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से भी बनाया। जहाँ ये कंडक्टर है इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, और मैंने रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बारे में आपको बताया कि इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्जेज। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई कि जब रियोस्टेट को हम आगे पीछे करते हैं, रियोस्टेट को जब हम आगे पीछे करते हैं तो वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू और एमीटर में करंट का वैल्यू चेंज होता है। तो इस रियोस्टेट को अलग अलग जगह सेट करके हम वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज के लिए करंट की अलग अलग वैल्यूज नोट कर लेते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हमने लिया, मान लीजिए 1 वोल्ट लिया, पहले 0 मैंने बताया आपको लेना नहीं है। 1 वोल्ट पोटेंशियल पर देखा कि करंट की जो वैल्यू एमीटर में आ रही है वो 0.5 है। 2 वोल्ट किया फिर उन्होंने तो करंट की वैल्यू 1 आ रही थी। 3 वोल्ट किया तो 1.5 आ रही थी करंट की वैल्यू। 4 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ रही थी और 5 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर आ रही थी। V और I की वैल्यू इस तरीके से उन्होंने निकाल ली और फिर रेजिस्टेंस निकाल लिया, R = V/I, यानी इसमें इससे डिवाइड कर दिया तो देखा कि रेजिस्टेंस जो है सेम आ रहा है, मतलब कांस्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जिस रेशो में V बढ़ रहा है, जैसे जैसे V बढ़ रहा है, V भी सेम तरीके से बढ़ रहा है ना बेटा, 1 2 3 4 1 का चेंज आ रहा है। करंट में भी सेम चेंज आ रहा है, 0.5 1 1.5 2 2.5 यानी 0.5 का चेंज आ रहा है। यानी ये जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं हमें कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है? प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो इसे चेक करने के लिए उन्होंने ओम्स लॉ ने, जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। उन्होंने वोल्टेज को तो लिया एक्स एक्सिस पर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कह रहे हैं, और करंट को लिया वाई एक्सिस पर। तो मैंने आपको बताया कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है कि 1 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट इस तरीके से स्केल लेकर के, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर पर 0.5 एम्पियर इस तरीके से स्केल लेकर के ये वैल्यूज ग्राफ प्लॉट किया। तो देखा कि ग्राफ कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन आ गया। यानी वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे कहा उन्होंने? क्योंकि ग्राफ कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो फिर उन्होंने ओम्स लॉ को स्टेट किया। क्या कहा कि एज पर ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट आई flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference V maintained across the ends of a conductor unless all external conditions like pressure, temperature, stress, strain etc. remains same। जब तक सभी एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे कि प्रेशर, जिस जगह आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वहाँ का प्रेशर एक जैसा हो, टेम्परेचर एक जैसा हो, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। वायर, जिस वायर को आपने यूज किया है कंडक्टर के तौर पर, उस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, जिसे हम स्ट्रेस कह रहे हैं, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेन, उस वायर की लंबाई में कोई चेंज ना हो, यानी डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये सभी एक्सटर्नल कंडीशंस यदि सेम रहती हैं तो आई का वैल्यू उन्होंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। आई का वैल्यू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। और आई क्या है? मैंने आपको पहले बता रखा है। आई तो क्या है? कॉज है। आई तो क्या है? इफेक्ट है, सॉरी। आई इज इफेक्ट एंड वी इज कॉज। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज। कॉज किसका कॉज है? चार्ज के फ्लो का कॉज कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज के फ्लो के कारण जो वायर में इफेक्ट आता है वो क्या है? करंट है। तो हमेशा जो ये इफेक्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉज के।
तो इफेक्ट को हम पहले लिखेंगे और कॉज को हम बाद में लिखेंगे। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और इसको हम ये जब आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिया। फिर उन्होंने पहले तो उन्होंने ऐसे ही लिखा था, ओम ने पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा वी के, क्योंकि हमेशा इफेक्ट को पहले लिखते हैं और कॉज को बाद में लिखते हैं। इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉज, ठीक है। तो आई पहले लिखा, वी बाद में लिखा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि यदि आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और फिर उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, जिसको कहा उन्होंने कैपिटल आर। ये जो रिलेशन आया बेटा, ये कहलाता है ओम्स रिलेशन। क्या कहलाता है? ओम्स रिलेशन कहलाता है। यहां पर आर जो है, वेयर आर इज ए कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज, क्या कहते हैं इसको? नोन एज रेजिस्टेंस, नोन एज रेजिस्टेंस। इसे कहते क्या है? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ था जो उन्होंने परफॉर्म किया था। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, स्टेट ओम्स लॉ, राइट डाउन इट्स रिलेशन, ड्रॉ इट्स एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। जो भी हमने इसमें किया है ओम्स लॉ में, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी ड्रॉ करने के लिए कहता है, ये वाला करो चाहे ये वाला करो। फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाने के लिए कहता है, फिर ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी कहता है, ठीक है। फिर ये काम भी कहता है कि स्टेट करो ओम्स लॉ को, ये बात भी बोलता है वो। तो इस तरीके से ये ओम्स लॉ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ गई? तो ये तो बात हुई ओम्स लॉ की। किसकी बात हुई बेटा? ओम्स लॉ की बात हुई। अब इसमें जो ये आर आ रहा है बेटा, इसकी थोड़ी बात कर लें। ये आर क्या है? एक कांस्टेंट है। किसका? प्रोपोर्शनलिटी का, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अलग से बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो वायर होता है बेटा, ये है वायर, ये मान लीजिए एक वायर है। और मैंने आपको बताया कि जब वायर के दोनों सिरों के बीच में हम क्या पैदा कर दें? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दें। किसकी हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे दोनों वायर के बीच में, दोनों एंड के बीच में? इस वायर के दोनों एंड के बीच में यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो किससे करेंगे? बैटरी से। वेरी गुड। तो बैटरी का पॉजिटिव एक एंड से जोड़ दो, नेगेटिव एक एंड से, तो इस वायर के दोनों सिरों के बीच क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स बड़े डिसिप्लिन से जो है एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में टक्कर कर लेते हैं, कॉलिजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टक्कर कर लेते हैं, कॉलिजन कर लेते हैं, यानी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज के फ्लो में क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहे हैं हम? चार्ज कह रहे हैं। और इस चार्ज के फ्लो में क्या आ रही है? बाधा आ रही है। उस बाधा को ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हर एक वायर का, चाहे वो किसी मटेरियल का हो, चाहे वो किसी लेंथ का हो, चाहे वो किसी एरिया का हो, चाहे वो कॉपर वायर हो, चाहे एल्युमिनियम वायर हो, चाहे वो गोल्ड वायर हो, चाहे वो सिल्वर वायर हो, किसी भी मटेरियल का वायर हो, किसी भी मेटल का वायर हो, किसी भी लेंथ का हो, किसी भी एरिया का हो, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? चार्ज के फ्लो में बाधा है। तो जैसे आपकी छुट्टी होती है स्कूल की, तो स्कूल की छुट्टी होते ही आप बड़े वाले गेट से बाहर आते हो, तो जब तेजी से बाहर आते हो सबको जल्दी होती है जाने की, लेकिन सब आ तो बाहर ही रहे हैं भाई, आ तो बाहर ही रहे हैं क्योंकि छुट्टी हो गई। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आपस में कॉलिजन भी तो हो जाती है, टक्कर भी तो हो जाती है। तो उससे हम कहते हैं आपके बाहर निकलने में क्या आ रही है? बाधा आ रही है। तो वो क्या हो गया? आपके बाहर निकलने में अवरोध हो गया, जिसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम रजिस्टर भी कहते हैं, दूसरा नाम और देते हैं इसको रजिस्टर, ये भी ध्यान रखना। तो डेफिनेशन दें, क्या होता है रेजिस्टेंस? इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होता है यानी बाधा होती है, टू द
फ्लो टू द फ्लो ऑफ चार्जेज। ठीक है, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्जेज। ये चार्जेज के फ्लो में क्या है, बाधा है। इट इज मेजर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी सभी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उसी यूनिट को माना जाता है इसका। इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट, ओम। जिन वैज्ञानिक ने हमें ओम्स रिलेशन दिया था ना, ओम्स रिलेशन, उसी के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया यूनिट का, ओम, जिसको आप और दूसरा सिंबल भी देते हो ऐसा, इस तरीके से भी बनाते हैं ओम को। ठीक है, तो ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, क्लियर है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, एक ये भी जानना चाहिए कि रेजिस्टेंस इस टाइप का होता है, इसका ये रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब क्या है इसका, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज directly proportional to its length। ठीक है, मतलब जैसे ये वायर है, ए बी वायर है एक, ठीक है बेटा, और ये दूसरा वायर है पी क्यू वायर। अब देखना जरा, इस किसकी लेंथ ज्यादा है, पी क्यू वायर की लेंथ ज्यादा है और ए बी वायर की लेंथ कम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ कम है तो इसका इसकी लेंथ मान लीजिए एल है। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ए बी वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और पी क्यू वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, पी क्यू वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो पी क्यू वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यदि लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम है किससे, पी क्यू वायर से। क्यों कम है, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर ए बी इज लेस देन लेंथ ऑफ वायर पी क्यू। ठीक है, क्योंकि पी क्यू वायर से ए बी वायर का लेंथ कम है, इसलिए ए बी वायर का रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो लो लेंथ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड हाई लेंथ लार्ज लेंथ कह सकते हो, कुछ भी कह लो। हाई लेंथ हाई रेजिस्टेंस। तो जितनी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कम है तो लेंथ कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस, अभी समझाऊंगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली proportional to area of, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली हो गया ना, इज इनवर्सली है बेटा, इनवर्सली। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, जैसे ये वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये कितना मोटा है ये पता चल जाएगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ज्यादा है
तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए कम है, ये नीचे एरो बना रहा हूं, मतलब ए कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लो एरिया हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, और हाई एरिया लो रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस। मतलब मेरा कहने का क्या है कि यदि एरिया ज्यादा है तो जैसे मैं ये 2 वायर बनाता हूं, ये एक वायर बनाया मैंने पतला सा, ठीक है, और एक वायर मैंने ये बनाया मोटा सा, ठीक है। लेंथ दोनों की मैं सेम रख लेता हूं, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। तो जो थिक वायर है ये थिक वायर है और ये थिन वायर है, ये पतला वायर है, ये थिक वायर है। लंबाई दोनों की सेम है, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ भी L है मान लीजिए। तो जो थिक वायर होगा बेटा, थिक वायर का एरिया क्या होगा, थिक वायर का एरिया मोटे वायर का एरिया ज्यादा होगा। मोटे वायर का एरिया क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, थिन वायर से। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, जिसका एरिया, उल्टा बोल दिया मैंने, एरिया थिक वायर का एरिया ज्यादा है और थिन वायर का एरिया कम है। जिस वायर का एरिया ज्यादा होगा, अभी मैंने बताया, देखिए एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ गए। तो थिक वायर का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थिक वायर का कम हो जाएगा और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब कई बार ये लेंथ और एरिया, इन दोनों को डायमेंशन भी कह देते हैं, ठीक है। लेंथ एंड एरिया ये दोनों क्या कहलाती हैं वायर की, डायमेंशन कहलाती हैं बेटा। ये दोनों वायर की क्या कहलाती हैं, डायमेंशन। ये दोनों वायर की क्या कहलाती है बेटा, डायमेंशंस। तो यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। रेजिस्टेंस किसी वायर का उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, यानी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात। तो यदि डायमेंशन शब्द लिखा आए तो मत समझना है आपको कि वो लेंथ और एरिया की बात कर रहा है। लेंथ और एरिया का मतलब क्या हो गया, डायमेंशन। भाई लेंथ डायमेंशन है, ब्रेड्थ डायमेंशन है, हाइट डायमेंशन है, तो लेंथ डायमेंशन है, एरिया भी डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशंस पर डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। तीसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। वायर किस मटेरियल का बना हुआ है उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। यदि कॉपर का वायर है, ये मान लीजिए कॉपर का वायर है तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। और ये एल्युमिनियम का वायर है, ये एल्यूमिनियम है, ये एल मतलब एल्यूमिनियम, तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। यानी सब अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, बराबर नहीं होता, ठीक है। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा, गोल्ड का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ वायर विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करें कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है एल्युमिनियम से कम होता है, तो इसलिए कॉपर के वायर में करंट इजीली फ्लो होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। सिल्वर का और कम होता है रेजिस्टेंस, तभी तो वो बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट लिख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का। नंबर 4 पॉइंट है, रेजिस्टेंस of a wire depends on its temperature। जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर के नॉर्मली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं टेम्परेचर के साथ,
ये आप ध्यान रखना, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये T2 टेम्परेचर है, T1 एक टेम्परेचर है, 1 प्लस एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेयर T1 क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, T2 भी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, और RT2 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। RT1 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, और अल्फा होता है यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिनको हम हायर क्लासेज में बात करेंगे कि ये क्या चीज होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने डिपेंडेंस बताई आपको। अब यदि मैं कहता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इफ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये दो बातें निकल के आई मैन। तो इन दोनों रिलेशन से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, इन दोनों रिलेशन से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, एक नया रेजिस्टेंस डिफाइन किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर दूसरा नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको रियो सिंबल से, ये पी नहीं है, रियो, क्या लिखते हैं इसको, रियो। ठीक है, ये सिंबल होता है इसका, इसको हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप ध्यान रखिएगा। एक और बात जो ध्यान रखने की है, ओम्स लॉ में ही आपको ध्यान रखनी है, ओम्स लॉ में ही ध्यान रखना है आपको। क्या, ओम्स लॉ वाले टॉपिक में लिख लेना कि वे डिवाइस, या अलग से मैं आपको लिखवा दूंगा, अलग से ही लिखवा दूंगा, अलग से ही लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या लिखना है अलग से, देखिए लिखिए, अलग से लिखना है आपको। एक होती है ओमिक डिवाइस, ठीक है, ओमिक डिवाइस, डिवाइस विच फॉलोज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं वो ओमिक डिवाइस कहलाती है बेटा। ठीक है, यानी जिनके लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, वो ओमिक डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, ओमिक डिवाइस। जैसे कि रेजिस्टेंस है, एक वायर है, ओमिक डिवाइस है। ठीक है, दूसरी होती है नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस, नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइस which does not follow ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करती। ठीक है, यानी जिनका ये रिलेशन लागू नहीं होता, जिनमें ये रिलेशन लागू नहीं होता, वो नॉन ओमिक डिवाइस होती हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, इसमें तो रजिस्टर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स यदि बात करूं मैं, इसमें मैं बात कर सकता हूं डायोड है, ठीक है, ट्रांजिस्टर है, ये सब डिवाइस हैं। ठीक है ना, कैपेसिटर है, कैपेसिटर, क्योंकि नॉन ओमिक डिवाइस का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, V और I ग्राफ प्लॉट करोगे, तो उनका जो ग्राफ है ना बेटा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो कैसा आता है, कर्व्ड ग्राफ आ सकता है, किसी भी टाइप का कर्व्ड ग्राफ आ सकता है। लेकिन ओमिक डिवाइस का जो V और I ग्राफ है, ओमिक डिवाइस में V और I ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वे डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं उन्हें हम ओमिक डिवाइस कहते हैं, और वे डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है उन्हें हम नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, नॉन ओमिक डिवाइस के डायोड है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये सब नॉन ओमिक डिवाइस हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इज ए ओमिक डिवाइस। ठीक है, तो ये आज इस लेक्चर में बात हुई। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है,
फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।